खुशियों की है जुबां, चल दे तू चल दे कारवां, वो है जहां लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। कहते हैं कि जब समाज की कुरीतियां दूर करनी होती हैं, जब समाज की दरकती दीवारों को उठाना होता है, तो इन दरकती दीवारों के पीछे से ही किसी लेखक का जन्म होता है। और जब लेखक अपनी कलम उठा लेता है तो बड़े बड़े बदलाव ले आता है। हमारी आज की तेजस्विनी एक ऐसी ही महिला है जिन्होंने अपनी कलम के जरिए धर्म जाति के भेदभाव को दूर करने के साथ साथ सामाजिक अन्याय और असमानता के खिलाफ भी विरोध की आवाज बुलंद की। आपने उड़िया साहित्य में बहुत योगदान दिया और आपके इस योगदान का ही नतीजा है कि आप पहली उड़िया महिला साहित्यकार हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला, और पहली महिला साहित्यकार हैं आज तक की जिन्हें मूर्ति देवी पुरस्कार से भी नवाजा गया। और उड़िया साहित्य में आपके योगदान को देखते हुए ही आपको पद्म भूषण से नवाजा गया है। हमारी आज की तेजस्विनी है जानी मानी उड़िया लेखक प्रतिभा राय। लेखनी के जरिए समाज सुधार के लक्ष्य पर बढ़ रही प्रतिभा राय ने उड़िया साहित्य की एक ऐसी लेखिका के रूप में अपनी पहचान बनाई है जो लेखनी में सामाजिक असमानता और अन्याय के खिलाफ मुखर विरोध करती है और वर्ग, जाति, धर्म या लैंगिक भेदभाव रहित समाज के स्वप्न को जीती है, जो अपने आप को मानवतावादी मानती है। गांधीवादी पिता के विचारों से प्रभावित प्रतिभा जी ने 9 साल की उम्र में अपने एहसास कविताओं में पिरोने शुरू किए और 31 साल की उम्र में उन्हें पहले ही उपन्यास वर्षा बसंत वैशाख ने पहचान दिला दी, जिसके बाद उनकी प्रसिद्ध रचनाओं की फेहरिस्त लंबी होती चली गई। कितने ही उपन्यास, लघु कथा संग्रह, यात्रा वृत्तांत, कविता संग्रह और निबंध प्रकाशित हुए। यही नहीं, उनकी कई रचनाओं का भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी समेत दूसरी विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ। उनके उपन्यास शिला पद्म का हिंदी में कोणार्क के नाम से, तो उपन्यास यज्ञसेनी का द्रौपदी के नाम से अनुवाद हुआ। आधुनिक दौर की द्रौपदी का चित्रण पाठकों ने खूब सराहा। हर रचना के लेखन से पहले व्यक्तिगत अनुभव को अहम मानने वाली प्रतिभा जी ने एक कहानी के लिए अलास्का का दौरा किया, बोंडो जनजाति के बीच भी लंबा वक्त बिताया। साहित्य में योगदान के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार जीतने वाली पहली और एकमात्र महिला है प्रतिभा राय, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण का सम्मान दिया जा चुका है और जिनका कहना है, जो है बेआवाज मैं बनती हूँ उनकी आवाज। तो आइए करते हैं मुलाकात लेखिका प्रतिभा राय से। प्रतिभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेजस्विनी में। नमस्कार, धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको पद्म भूषण पुरस्कार के लिए। आपको भी बहुत धन्यवाद है। प्रतिभा जी, आपको ये पुरस्कार मिला है क्योंकि आपने उड़िया साहित्य में बहुत योगदान दिया है अपनी लेखनी के जरिए। तो अपनी लेखनी का श्रेय किसको देती हैं? मैं सोचती हूँ इस श्रेय में दूंगी जो शक्ति मेरे अंदर में रहकर मुझे लिखाते हैं। ये शक्ति कौन है, मैं ढूंढती हूँ। ये है अमृत अन्वेषा, ये है नियत अन्वेषा, निरंतर अन्वेषा। मैं कुछ ढूंढती हूँ, एक शक्ति मेरे अंदर मुझे लिखाते हैं। समस्त श्रेय मेरी शक्ति को देती हूँ और मेरे माटी को देती हूँ, मेरे संस्कृति को देती हूँ, मेरे ओडिया जाति को देती हैं। लेकिन आपने अपनी इस लेखन शक्ति के जरिए, कहते हैं ना कलम में बहुत ताकत होती है, बड़े बड़े बदलाव ले आ सकती है कलम, और अपनी कलम के जरिए आप भी तो कोशिश कर रही हैं ना इन बदलाव का। तो आपकी लेखन शक्ति किस तरीके के सामाजिक बदलाव को चिन्हित करती है? समाज सुंदर होना चाहिए और समाज में सबको न्याय मिलना चाहिए, ज़्यादा कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और जात पात ये सब मैं विश्वास नहीं करती हूँ। मैं लड़ती हूँ इसके अगेंस्ट, एंड मैं ईश्वर विश्वासी हूँ। मैं मानती हूँ कि एक ही ईश्वर हैं सबको जो परिचालित करते हैं। ज़्यादातर लिखती हूँ डाउन ट्रोडन के लिए, जिनका जुबान है वो बात नहीं कर पाते। आई राइट वॉइस फॉर द वॉइसलेस। आई वॉज बचपन से मैं एक रिबेल थी, अभी भी मैं रिबेल हूँ।
लेकिन क्या ये जो रिबेल आपने कहा आप हैं, क्या इसके पीछे आपके पिताजी के गांधीवादी विचार थे? बिल्कुल, मेरे पिताजी थे मेरे टीचर ऑल्सो, फादर टीचर, फिलोसोफर एंड गाइड, अभी भी हैं। मैं जो कुछ पाती हूँ उनको समर्पण कर देती हूँ। पहले बहुत एडवांस थे उस समय में, उनके पास बेटा बेटी का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। वो मुझे डॉक्टरी पढ़ाने के लिए चाहते थे, मैं डॉक्टरी में नाम लिखाई, लेकिन मैं लेखिका होना चाहती थी, ज़्यादा पैशनेट टू राइटिंग, देयरफॉर मैं छोड़ दिया डॉक्टरी। उनको बिना बता के मैं डॉक्टरी क्लास छोड़ के फिर चले आई रेवेंशा कॉलेज, जो कॉलेज में मैं पढ़ती थी। मैं उधर साइंस में ग्रेजुएशन किया। वो बाद में 2 महीने के बाद उनको पता चला। उस समय तो फ़ोन नहीं था, वो सब नहीं था। जब छुट्टी में घर आई तो मेरी मम्मी को चुप चुप के बताई कि पिताजी को बताना मैं, लेकिन वो बोले जब तू डॉक्टर नहीं हुआ, लेखक होने के लिए लेखक ऐसा लेखक होना चाहिए जिसको सब मन ज़्यादा रखेंगे, ज़्यादा याद करेंगे। लेकिन आपने इतनी रचनाएं लिखी हैं प्रतिभा जी, ये विषय कहाँ से मिलते हैं आपको? क्या है जो आपकी कलम को प्रेरित करता है? कौन बोले आज के इंटरव्यू मुझे प्रेरित नहीं करेगा एक कहानी लिखने के लिए आपके बारे में? कहते कैसे इतने काम करते हैं, इतने फ्रेश लगते हैं, बहुत डिफिकल्ट काम है आपका। तो कहानी तो हर जगह है, लेकिन किसको लेखक तो नहीं पकड़ते, कहानी पकड़ लेता है लेखक को। मुझे लेखो। लेकिन प्रतिभा जी, आपने जैसे कहा कि आप डाउन ट्रॉडन, जो शोषित वंचित वर्ग है, उनकी आवाज़ बनती हैं आप, और आपने जो लेखनी लिखी उसको लेकर आपको भी कभी काफ़ी विरोध झेलना पड़ा। किसी ने आपको नारीवादी कहा तो किसी ने आपको साम्यवादी कहा। आप अपने आप को क्या मानती हैं? मैं तो मुझे मानती हूँ मैं ह्यूमनिस्ट, मानववादी हूँ। जो मुझे नारीवादी बोलते हैं, मानववादी ही नारीवादी है, नारी क्या मनुष्य नहीं है? फेमिनिस्ट जो बोलते हैं जिसको, ऑल्सो दैट फेमिनिस्ट इज ऑल्सो ह्यूमनिस्ट, बिकॉज वीमेन आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। आपने 9 साल की उम्र में कविता लिखकर अपने लेखनी की शुरुआत की, लेकिन उसके बाद 31 साल की उम्र में आपका पहला उपन्यास आया, तो ये इतना लंबा इंतजार क्यों? सारे स्कूल टाइम में कविता लिखी, फिर कॉलेज टाइम में भी कविता लिखती थी। कॉलेज में एक उपन्यास शुरू किया, स्टोरी भी शुरू किया कॉलेज में। कॉलेज के करियर में मैं स्टोरी लिखती थी और आई वॉज नोन एज ए स्टोरी राइटर उस समय। एंड उपन्यास का बिंब था मेरे अंदर, एक लिखा भी, पब्लिश नहीं किया, डर लगा। और 74 में आफ्टर मेरे शादी के बारे में, बाद में मैं उपन्यास को एक उपन्यास लिखा, फर्स्ट उपन्यास वर्षा बसंत बैसाख। और इसी उपन्यास से आप पहचान भी मिल गई आपको। यही तो मेरा सौभाग्य है, आशीर्वाद है पिताजी का, भगवान का, जो एक उपन्यास में मुझे लोग ढूंढने लगे कि और क्या है प्रतिभा राय जी का। अंतर प्रेरणा तो रहता है सब समय, लेकिन बहिर्प्रेरणा की भी आवश्यकता है। ये जो मुझे ढूंढने लगे, ये भी मुझे प्रेरित किया कि फिर लिखने के बाद। जी, तो कैसे आपने सामाजिक असमानता और सामाजिक न्याय को, इन विषयों को आपने अपने कहानियों में, चरित्रों के जरिए उकेरा? मेरा एक उपन्यास है उत्तर मार्ग। ये उत्तर मार्ग है फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में। जो गांव में जो गांव में गांधी थे, गांव में सुभाष थे, गांव में नेहरू जी थे, गांव में स्वाधीनता संग्रामी थे, लेकिन जो रूरल रिमोट विलेज में गांधी थे और सुभाष थे, उनको कोई इतिहास नहीं लिखता है। तो मैं सोचा कि मेरे गांव और आसपास गांव में जो फ्रीडम स्ट्रगल किए हैं, पढ़ाई छोड़ दिए, नौकरी छोड़ दिए, उनके बच्चे कुछ पढ़ नहीं पाए, इतना सफ़र किए, क्या मिला उनको एक नाम भी उनका हिस्ट्री में नहीं है, किसी में नहीं है। मैं उनको लेकर एक उपन्यास लिखी हूँ। और इस उपन्यास में भी जमींदार लोग जो थे, वो जो अत्याचार करते थे प्रजा के ऊपर और नारी के ऊपर भी, इसको मैं इसमें भी लिखी हूँ उस समय की बात। जी, और इस तरीके से देखें तो वक्त के साथ साथ आपकी लेखनी ने भी धार पकड़ी और आपने बहुत सारे उपन्यास और निबंध और तरह तरह का साहित्य, उड़िया साहित्य आपने रच डाला। लेकिन आपने देखें तो शादी के बाद
आपने काफ़ी कुछ काम किया है, आपने मास्टर्स की डिग्री भी ली, पीएचडी भी किया आपने, तो शादी के बाद क्या वक्त मिलने में कोई मुश्किल होती थी? क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी होती है, नौकरी होती है, इन सब के बीच सामंजस्य कैसे बिठाते थे नहीं, आप? ये तो बहुत सारे लोग भी ऐसे करते हैं, मैं अकेले नहीं करती हूँ। जो औरत लोग जो भी काम करते हैं, जो मिनिस्टर हैं, जो एडवोकेट हैं, लेकिन जो मुझे जजेस लगता है कि हैं, जो लेखक होता है ना, उसको वो जो एकांत चाहिए होता है वो अपने एकांत विचारों को तो- एकांत तो एकत्रित मुझे करने। मिल जाता है। कब मिलता है आपको पता है? रात 12 बजे से बाद बच्चों को सुलाती हूँ, काम खत्म करती हूँ, कल सुबह के लिए क्या ज़रूरत है उसको करती हूँ, मेरा क्लास प्रिपरेशन करती हूँ क्योंकि मैं बहुत बड़ा कॉलेज में पढ़ाती थी। तो उसके बाद मेरा सोचना तो निरंतर चलता था, सुबह से शाम तक। काम करने वक्त भी मैं सोचती थी उपन्यास के बारे में, गल्प के बारे में। और रात 12 बजे के बाद मैं लिखती हूँ, 3 बजे 4 बजे। इतना हैबिट पड़ गया कि अभी मेरा नौकरी नहीं है, मैं रिटायर्ड हूँ, दिन में भी टाइम मिलता है, लेकिन मैं लिखती हूँ रात में। रात ही को लेकिन आपने इतने साल दर साल आपने यही नियम अपनाया होगा, तो सोते कब थे आप? दिन में आजकल थोड़ा सो जाती हूँ, उसमें तो दिन में सोने के लिए भी टाइम नहीं मिलता था। बिल्कुल, हाँ 3 जी। बच्चे थे, उनको स्कूल भेजना, उनको कॉलेज भेजना, सब काम था। 22 नॉवल लिखे हैं आपने, 24 लघु कथा संकलन भी आपके हैं, और 10 ट्रेवलॉग्स यानी यात्रा वृतांत। क्या आपको यात्रा का शौक है? हाँ, यात्रा मेरे शौक है और मैं सिंसियरली चाहती हूँ मैं दुनिया देखने के लिए। तो आई हैव मैं ट्रैवल किया है 35-36 कंट्रीज। अच्छा, एंड मैं अकेला घूमने के लिए ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। मतलब अकेले निकल जाती हैं घूमने? अकेले नहीं, सपोज मैं कोई कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन करने के लिए मुझे इनविटेशन आता है एक कंट्री का, आसपास जो कंट्री है मैं घुमाती हूँ। मेरे एक बेटा कनाडा में है, उसके पास जाऊँगी तो फिर आसपास में कुछ कंट्री में जाके घूम के चले आऊँगी। मैं एक नावल लिखी हूँ, जो लेटेस्ट नावल जिसका टाइटल है द लास्ट गॉड। उसको लिखने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ा, लेखक को एक्सपीरियंस करना चाहिए। मैं सबसे सबको बोलती हूँ, मैं चेयर में बैठ के टेबल पे नहीं लिखती हूँ, मैं मिट्टी में बैठ के रक्त में लिखती हूँ साहित्य। यू हैव टू सफ़र एंड सेलिब्रेट विद देम, विद द कैरेक्टर्स। वो दुखी है तो आप भी दुखी है, वो सुखी है तो आप भी सुखी है, वो रोते हैं तो आपको भी रोना आ जाएगा। तो ऐसा एक एक्सपीरियंस मुझे करना पड़ा है चरित्र के लिए। मैं अकेली एक क्रूज में अलास्का चली गई 8 दिन के लिए। अच्छा, और वो जो एक्सपीरियंस हुआ, वो एक्सपीरियंस को मैं लिखी हूँ द लास्ट गॉड, अंतिम ईश्वर, इस किताब में। प्रतिभा जी, आपने बहुत काम किया, बहुत लेखनी की, बहुत अनुभव के आधार पर आपने अपने कलम को धार दी, लेकिन आपने उड़ीसा की ही बॉन्ड जनजाति पर भी काम किया है, वो उस जो पर पुस्तक जनजाति भी है लिखी ना, है। वो जनजाति वेरी मिसअंडरस्टूड जनजाति है। हाँ, लेकिन उस जनजाति के लिए आपने बहुत प्रयास किया ना, 32 गांवों में घूमी आप, उन क्षेत्रों में भी गई जहाँ पर कोई भी नहीं गया था। नहीं, उस समय कोई नहीं गया था। अब भी कोई राइटर उसके ऊपर कहानियाँ नहीं लिखे हैं। तो आपने कैसे संभव किया? एक्चुअली आई वॉज ऑलवेज ड्रॉन टू द मिसअंडरस्टूड। जो मिसअंडरस्टूड है, जो सफ़र करते हैं, जिनको लोग समझ नहीं पाते हैं, मैं उनके तरफ सब समय अट्रैक्टेड होती हूँ। तो उनको सब घृणा करते हैं, वो ह्यूमन नहीं है, वो एनिमल हैं, वो मारते हैं, वो डराते हैं, ऐसा कहते हैं। तो मैंने सोचा ह्यूमन बीइंग क्यों ऐसा होंगे, कुछ कारण तो होगा। तो आई टुक ए रिसर्च प्रोजेक्ट एंड देन आई वेंट देयर। और मैंने देखा वो मारते तो हैं, लेकिन मुझे तो इतना प्यार किए, मुझे माँ बुलाते हैं। तो आप जब पहली बार उनके बीच गई तो आपको डर नहीं लगा? नहीं, एक उधर एक डेवलपमेंट ऑफिसर थे, उनके ऊपर बंडा जो पीपल है ना, उनके ऊपर भरोसा करते थे, उनके भरोसा में मैं उधर गई। अच्छा, वो थे, उनका नाम है रघुनाथ साहू, फास्ट प्रोजेक्ट लीडर ऑफ बंडा हिल्स। तो उनके साहस में मैं गई और बंडा जाति के बीच मुझे 8 साल लगा उनके बीच काम करने के लिए। अच्छा, 32 गांव है जी। और उनका टिपिकल लाइफस्टाइल, अभी तो समय नहीं बताने के लिए, टिपिकल लाइफस्टाइल। 12 साल लड़का शादी करेगा 25 साल की लड़की को। दैट इज द मेन रीजन
फर्दर माल एडजस्टमेंट, वो माल एडजस्टमेंट उनको इतना उग्र, इतना इम्पल्सिव कर देता है। और भी हंगर है, बहुत सारे डिप्रिवेशन है उनके। आपको संवेदनशील हृदय आपको कहाँ कहाँ ले गया ना। लेकिन आपने द्रौपदी के ऊपर एक किताब लिखी, याचना सेनी, उसमें आपने किस तरह का द्रौपदी का चित्रण किया जो पहले जो चित्रण किए जा चुके हैं उनसे हटकर था? मेरी द्रौपदी आज की द्रौपदी है। मेरी द्रौपदी चाहती है एक सुंदर समाज, आर्य अनार्य इनके बीच जो युद्ध हो रहा था, आजकल भी हो रहा है, उसको होना नहीं चाहिए। इसीलिए वो क्या करते, वो अलंकार दे देते हैं, बोलते हैं कि रास्ता बनाओ। किसके बीच? वो जो जंगल, जो फॉरेस्ट और राजधानी, इसके बीच रास्ता बनाओ। द रोड इज द सिंबल ऑफ प्रोग्रेस। रोड नहीं तो प्रोग्रेस नहीं। तो मेरी द्रौपदी एक मानववादी द्रौपदी है और वो संसार में जितना अन्याय है उसको ये करता है, वो करती है, विरोध करती है। कहीं आपका अपना चरित्र था जो इस द्रौपदी में नजर आया? ये तो हो जाता है, कभी कभी ऑटोबायोग्राफिकल हो जाता है। क्योंकि आपने बहुत कुछ लिखा है, आपकी बहुत कविताएं भी हैं, आपके बारे में आपकी बेटियां क्या कहती हैं, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। बहुत छोटी थी तब मुझे ये पता लगा कि मेरे जो मदर हैं वो सिर्फ मेरे मदर नहीं हैं, वो मदर के परिभाषा जो है उससे कई ज़्यादा रोल्स निभा रहे हैं उड़ीसा के लिए और समग्र भारतवर्ष के लिए। एंड आई रियलाइज दिस, उनके जो फ़ैन मेल्स आते थे और मैं पढ़ने लगी जब उड़िया, और उनके जो क्रिएटिव टैलेंट वो जब मुझे प्रेरित करने लगी तो मुझे पता चला दैट दिस पर्सन जो किचन में हमारे लिए कुछ बना रहे हैं वो ऑर्डिनरी नहीं है। हम मिला नरा दूरता जानी छकी, हम बिरहरा गभीरता कली छकी, दिया निया निया दिया तार माने की, हम मिलनरा। मेरी नानी की जो जर्नी है वो बहुत इंस्पायरिंग है। एक छोटे शहर से होने के बावजूद उन्होंने अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है, तो वो उनका जर्नी मुझे बहुत इंस्पायर करता है। एंड एक लेखिका के तौर पे उनका जो वॉइस है इट्स वेरी इंडिपेंडेंट, तो दैट अगेन इंस्पायर्स मी टू रियली अपने काबिलियत पे भरोसा रखने का और बहुत ही बड़े सपने देखने का। जाहिर है कि आपकी लेखनी से आपकी बेटियां भी प्रेरित हो रही हैं प्रतिभा जी, लेकिन उनकी अपनी ज़िंदगी है। ऐसे में आपसे यहाँ पे मैं कुछ शब्द बोलूँगी, आप उन लाइंस को पूरा करिएगा। काश से दुनिया इतना सुंदर होता तो कुछ भी भेदाभेद नहीं होता। ये बारिश प्रेम की बारिश होता तो कितना अच्छा होता। कच्चे राह पर चलते चलते, कच्ची राह पर चलते चलते फिसल तो जाते हैं, फिसल के उठना सबसे बड़ी बात है। जी अच्छा, आप के लिए आपकी अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? ये तो बहुत मुश्किल में डाल दिया आप मुझे जो मुझे बहुत संतुष्ट किया और दुख भी दिया, रुलाया भी। ये जो 1919 में जो सुपर साइक्लोन आया था उड़ीसा में, सबको मालूम है। आई वॉज ड्रॉन टू देम ऑन द 4th-5th डे ऑफ द साइक्लोन, and after that I was going there and I distributed some reliefs। करते करते उनके आंखों से मैं साइक्लोन को देखा और ये किताब लिखा, मग्न माटी। लोग बोलते हैं, मेरे क्रिटिक से सबसे बड़ा क्रिटिक, वो बोलते हैं कि ये मेरा श्रेष्ठ उपन्यास है, और मैं भी बोलूँगी ये मुझे बहुत रुलाया और बहुत संतुष्ट भी। आपकी एक ऐसी रचना जिसे लिखते हुए आपको विचारों के अंतर्द्वंद से जूझना पड़ा हो? नहीं, ये किस रचना नहीं, सब रचना में अंतर्द्वंद से जूझना पड़ता है। जूझते जूझते लिखती हूँ। जी प्रतिभा जी, एक ऐसी रचना, एक ऐसी कहानी जिसे लिखना भी बाकी है? बहुत सारी कहानियाँ लिखना बाकी है, एक जिंदगी काफ़ी नहीं है। कोई ऐसी एक घटना जिसने आपकी ज़िंदगी बदल डाली हो, जिसने आप पे बहुत गहरा प्रभाव डाला हो? एक एक्सीडेंट में एक लड़का पड़ा था। इस रास्ते में सब लोग जाते थे, उनके पिताजी भी गए, गाड़ी रोके नहीं। लोग बोले कि गाड़ी रोक लीजिए, इसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। वो बोले पीछे गाड़ी आता है।
तो आई ऑल्सो पास दैट वे एंड बहुत लोग सारे थे, तो मैंने भी सोचा मैं उसको ले जाऊँगी, लेकिन मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी। तो मैं जाके पहुंची तो सुना कि वो जो पिताजी उनके जा रहे थे उनका बेटा है और वो गुजर गया। बहुत सारे ऐसे युवा लेखक भी हैं जो अपनी लेखनी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इन युवा लेखकों को, आज के युवा लेखकों को आप क्या कहना चाहेंगी? आज के युवा लेखक तो बहुत हमारे से बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, मैं सोचती हूँ। एंड और एक बात है, उनका बहुत डिस्ट्रैक्शन भी है। सो वो एक साथ बहुत कुछ काम करना चाहते हैं। मुझे उनको बोलना है कि यू हैव टू बी वेरी सिंसियर एंड फेथफुल फॉर योर राइटिंग। विश्वस्त होना चाहिए तुम्हारे अंदर क्या है शक्ति। पहले तो खुद को पहचानो, तुम्हें क्या कर सकते हो सब टू बेस्ट। मनन चिंतन ये सब बहुत ज़रूरी है। मेरी बहुत सारे अच्छी कहानी जो बोलते हैं कि बहुत अच्छी कहानियाँ हैं, वो मैं बचपन से देखा हुआ घटनाएं के ऊपर है, जो मैं उस समय समझ नहीं पाती थी ये क्या संपर्क है, ऐसा क्यों हुआ। इसको सोचते 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 मेरा 25 साल 30 साल बीत गया और मैं उसके बाद कहानी को लिखी। तो यानी मनन चिंतन जिसकी आपने बात की वो बहुत जरूरी है। आपकी रचनाओं में महिलाओं के ऊपर बहुत आपने लिखा है, तो कार्यक्रम के अंत में चलते चलते महिलाओं को भी आप कोई संदेश देना चाहेंगी जो अपनी लेखनी के जरिए भी देती हैं आप? नहीं, महिलाओं को मैं संदेश देती हूँ कि उनके लिए आजकल बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी है और एजुकेशन भी आ गया है गांव-गांव में। वो उनका शक्ति को अपप्रयोग न कर उनको शक्ति को प्रयोग करना चाहिए। वो लिखना पढ़ना चाहिए और वो जो कानून होता है उनका, आजकल तो उनके लिए बहुत सारे कानून हो गया है ना एम्पावर करने के लिए। सो वो कानून को मिसयूज मत करिए, कानून को यूज करके अपना जो शक्ति उसको प्रदर्शन करिए, लेकिन उसका दुरुपयोग मत करें। दुरुपयोग मत करिए। दुरुपयोग बहुत होता है, बहुत होता है। ये आपने बहुत अहम मसला उठाया है और मेरे को लगता है कि आपने जो विषय आपकी लेखनी के जरिए उठाए हैं प्रतिभा जी, उन पर लंबी चर्चाएं और बहस हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस पुरस्कार के लिए। ये जो पुरस्कार है ना, ये ज़्यादा हम्बल कर देता है और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कर देता है, ज़्यादा सीरियस कर देता है कि जो मैं लिखती हूँ उसको लोग पढ़ते हैं, उसको जज करते हैं जी। और जो भारत सरकार जज करके मुझे दिए हैं पद्म भूषण, मुझे और भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ये पुरस्कार का उत्तर देना चाहिए। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो जिम्मेदारी आप अब तक निभाती आई हैं आगे भी इसको यूं ही निभाती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे। धन्यवाद।